हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन की। ट्रांसक्रिप्शन आप लोग जानते हैं, डीएनए से आरएनए का बनना एक सिंपल सेंट्रल डॉग्मा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। इसमें वो कहता है कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से फर्दर प्रोटीन बनता है। प्रोटीन के अंदर एमिनो एसिड्स होते हैं, एमिनो एसिड 1, एमिनो एसिड 2, लाइकवाइज बहुत सारे एमिनो एसिड्स की एक चेन होती है जिनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है और फिर वो प्रोटीन फर्दर 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल कन्फर्मेशन अटेन करता है, जिसके बाद वो स्ट्रक्चरल या फंक्शनल प्रोटीन बॉडी का बनाता है। तो फिलहाल आज बात करने वाले हैं इस प्रोसेस की जिसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब दोस्तों, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि ऑब्वियसली जब ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे तो प्रोकैरियोट्स की बात अलग करेंगे और यूकैरियोट्स की बात भी करेंगे। इसके बाद यूकैरियोट्स हमेशा प्रोकैरियोट्स से थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो इसकी बात करेंगे एक मिनट में। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनने के लिए एक एंजाइम होगा, तो इस एंजाइम को बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जनरेट कर देगा। प्रोकैरियोट्स की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं इस टाइम। अब आपको पता है कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं। एक स्ट्रैंड होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरा स्ट्रैंड होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी डीएनए पॉलीमरेज की तरह 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही आरएनए की सिंथेसिस करता है। ठीक है, जैसे डीएनए पॉलीमरेज करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, पॉलीमराइजेशन होती है रेप्लिकेशन के टाइम पर, ऐसे ही आरएनए पॉलीमरेज भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही आरएनए की सिंथेसिस करता है। तो ऑब्वियसली इन 2 स्ट्रैंड्स में से जो ये वाला स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन वाला, ये वाला स्ट्रैंड ही सिंथेसाइज करेगा आरएनए को। जहां पर डायरेक्शन इसकी 3 प्राइम से 5 प्राइम है, वो स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगा। तो जिस स्ट्रैंड पे आरएनए की सिंथेसिस होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे के, इस स्ट्रैंड को बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। डीएनए के उस स्ट्रैंड को, ये जो स्ट्रैंड है, सपोज ये डीएनए का स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड के अगेंस्ट ये आरएनए की सिंथेसिस हो रही है, इसकी डायरेक्शन होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, और इसी का डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड भी है, ये डीएनए का स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो वो वाला स्ट्रैंड जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, उस स्ट्रैंड पर आरएनए की सिंथेसिस होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, और इस डीएनए के स्ट्रैंड को बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है डीएनए का, उसको बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। कई बार इसको सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं या फिर इसको प्लस स्ट्रैंड भी बोलते हैं, जबकि इस टेम्पलेट स्ट्रैंड को एंटी सेंस या फिर माइनस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, कौन सा स्ट्रैंड कोडिंग है, कौन सा नॉन कोडिंग है। अब मेन बात यहां पर करेंगे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की। स्पेसिफिकली हम प्रोकैरियोट्स में बात कर रहे हैं। इसकी सब यूनिट्स कितनी होती हैं और कौन कौन सी सब यूनिट्स होती हैं। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला अगर आप याद कर लो, अल्फा 2 बीटा बीटा डैश सिग्मा, ये आरएनए पॉलीमरेज की सब यूनिट्स याद करने का सिंपल फॉर्मूला है, अल्फा 2 बीटा बीटा डैश सिग्मा। यानी कि इसके अंदर 2 सब यूनिट अल्फा की होती हैं, एक सब यूनिट होती है बीटा की, एक बीटा डैश, और एक आता है इसके अंदर सिग्मा। करेक्ट। अब ये जो सब यूनिट्स होती हैं, या कह सकते हैं कि ये प्रोटीन्स हैं, छोटे छोटे प्रोटीन्स हैं या पॉलीपेप्टाइड्स हैं, जो एक जगह असेंबल होकर के एक पूरा एंजाइम बना देते हैं, इसको हम आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। इनकी सिंथेसिस किस जीन से होती है? इनके जीन्स का नाम भी दे रखा है, आरएनए पॉलीमरेज ए, आरएनए पॉलीमरेज बी, आरएनए पॉलीमरेज सी, आरएनए पॉलीमरेज डी। तो सिंपल है, उसी सीक्वेंस में आपको एबीसीडी लिखना है जिस सीक्वेंस में आपने ये फॉर्मूला याद किया है, अल्फा बीटा बीटा डैश सिग्मा। और अल्फा की 2 सब यूनिट मिलेंगी
एक बीटा डैश और एक सिग्मा, ये मिलकर के बनाएंगी आरएनए पॉलीमरेज। इनकी सिंथेसिस होगी अपने कॉरेस्पॉन्डिंग जीन से। सवाल ये आता है कि इनका इंडिविजुअली फंक्शन क्या है, अल्फा का क्या फंक्शन है, बीटा का क्या फंक्शन है, बीटा डैश और सिग्मा का क्या फंक्शन है। तो इस समय देखिए आप, अल्फा कोर एंजाइम की असेंबली में हेल्प करता है। अब कोर एंजाइम क्या है ये मैं आपको भी बताऊंगा। इसके साथ साथ अल्फा प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करने में भी हेल्प करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट बीटा कैटालिटिक सेंटर है, बीटा और बीटा डैश दोनों ही सब यूनिट्स कैटालिटिक सेंटर है। कैटालिटिक सेंटर मतलब वो एंजाइम जो स्पेसिफिकली आरएनए की सिंथेसिस करवा रहा है, आरएनए की पॉलीमराइजेशन करवा रहा है। फिर आता है सिग्मा, ये सिंथेसाइज होता है आरपीओ डी जीन से, और ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है प्रोमोटर रिकॉग्निशन में। इसका फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करना और उसके ठीक बाद ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करवाना। ये जो सिग्मा सब यूनिट है, ये जिस टाइम डीएनए से आरएनए बनना शुरू हो रहा है, सपोज ये डीएनए का छोटा सा पोर्शन खुल गया, अनवाइंडिंग हो गई और यहीं पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट थी, तो यहां से लगभग 10 से 12 न्यूक्लियोटाइड्स जब तक ऐड होंगे तब तक इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ ये सिग्मा सब यूनिट अटैच्ड रहेगी। फिर से देख लेते हैं एक बार, जब तक इस आरएनए पॉलीमरेज के 10 to 12 सब यूनिट्स सिंथेसाइज होंगे तब तक इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम में सिग्मा सब यूनिट अटैच्ड रहेगी। उसके बाद जैसे ही ये आरएनए आगे बढ़ना शुरू होगा, ये सिग्मा सब यूनिट इससे अलग हो जाएगी। तो अब जो एंजाइम बचेगा वो बचेगा अल्फा 2 बीटा बीटा डैश, और ये एंजाइम इसी को बोलते हैं हम कोर एंजाइम। जो आपने अभी पढ़ा, इस कोर एंजाइम को बाइंड करके रखने में अल्फा सब यूनिट का मेन रोल है, साथ साथ प्रोमोटर रिकॉग्निशन भी करता है अल्फा, और कोर एंजाइम को बाइंड करवा के रखता है। तो इस एंजाइम को बोलते हैं हम कोर एंजाइम, और जब इसके साथ सिग्मा अटैच्ड होता है तब इस एंजाइम को हम बोलते हैं होलो एंजाइम। तो जिस टाइम सिग्मा अटैच है उस टाइम होलो एंजाइम, जिस टाइम सिग्मा अटैच नहीं है उस टाइम कोर एंजाइम। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं प्रोमोटर्स की। वो स्पेसिफिक प्रोमोटर्स जो आरएनए पॉलीमरेज स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज करता है, और रिकॉग्नाइज करने के बाद ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से एक नया आरएनए सिंथेसिस शुरू हो जाती है। तो ये मान के चलिए कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एक स्पेसिफिक साइट है जिसको हम बोलते हैं +1। ये है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। यहीं से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, आरएनए की सिंथेसिस यहीं से स्टार्ट होगी। इसके ठीक पीछे एक साइट होगी जो -10 न्यूक्लियोटाइड साइट भी बोलते हैं इसको, यानी कि स्टार्ट साइट से पीछे की तरफ जब हम न्यूक्लियोटाइड्स में जाएंगे तो -1 -2 -3 ऐसे चलेंगे। तो -10 साइट पर हमको एक सीक्वेंस मिलता है जिसे हम बोलते हैं TATAAT। इस सीक्वेंस को ट्रिब्नो बॉक्स भी बोलते हैं, ट्रिब्नो बॉक्स। और इसके ठीक पीछे -35 सीक्वेंस भी होता है। ये एक और सीक्वेंस है। यहां पर सीक्वेंस होता है TAGACA। ये आपको याद रखने पड़ेंगे ऐसे ही, कौन सा सीक्वेंस है, क्या सीक्वेंस है, ट्रिब्नो बॉक्स क्या है। ये जो अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट्स हैं या ट्रिब्नो बॉक्स है, ये कंसेंसस सीक्वेंस हैं, या कह सकते हैं कंजर्व सीक्वेंस हैं। ये सीक्वेंस चेंज नहीं होते। प्रोकैरियोट्स के केस में ये वाले सीक्वेंस या इसी सीक्वेंस पर बेस्ड जो दूसरे स्पीशीज टू स्पीशीज हल्का फुल्का वेरिएशन मिल जाता है। तो ये सीक्वेंस मिलते हैं जिनको आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज करता है, इसी को हम प्रोमोटर बोलते हैं। और इन प्रोमोटर सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करने के बाद आरएनए पॉलीमरेज देखता है कि इसकी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट आगे से शुरू है, और वहीं से वो आरएनए की सिंथेसिस शुरू कर देता है। तो इसी के ठीक आगे चलता है फिर इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो इनिशिएशन में क्या होगा कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, इस पर आरएनए पॉलीमरेज आकर के अटैच होगा,
और ये आरएनए पॉलीमरेज इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को जो अभी इंटैक्ट था इसको ओपन कर देगा। तो अब जो डीएनए का स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा। इसको बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन बबल। इस ट्रांसक्रिप्शन बबल में ही ये आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट है। और डीएनए पॉलीमरेज की तरह इस आरएनए पॉलीमरेज को किसी प्राइमर की जरूरत नहीं है। डीएनए पॉलीमरेज को एक आरएनए प्राइमर की जरूरत होती थी और वो आरएनए प्राइमर एक प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स बनता था जिसमें आरएनए प्राइमर आकर के अटैच होता था। आरएनए पॉलीमरेज को ऐसे किसी प्राइमर की जरूरत नहीं है। इट कैन स्टार्ट द सिंथेसिस ऑफ आरएनए डी नोवो। सीधा पहला न्यूक्लियोटाइड आएगा, वो आकर के अटैच हो जाएगा। सपोज ये वाला स्ट्रैंड था 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये वाला स्ट्रैंड था 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो अब इस वाले स्ट्रैंड पर, जो नीचे स्ट्रैंड है, इस पर सिंथेसिस होनी शुरू होगी। एक न्यूक्लियोटाइड, एक के बाद दूसरा न्यूक्लियोटाइड, दूसरे के बाद तीसरा न्यूक्लियोटाइड। इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड के पीछे न्यूक्लियोटाइड आकर के अटैच होते चले जाएंगे और ये आरएनए की सिंथेसिस शुरू हो जाएगी। तो आरएनए की सिंथेसिस कहां से कहां को चल रही है, 5 प्राइम डायरेक्शन से 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ को चल रही है। इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं टर्नरी कॉम्प्लेक्स। टर्नरी कॉम्प्लेक्स क्यों बोला इसको, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 3 स्पीशीज हैं। 2 स्ट्रैंड तो डीएनए के ही हैं, तो दो स्ट्रैंड तो हो गए डीएनए के और एक स्ट्रैंड इसके अंदर हो गया आरएनए का। तो टोटल 3 स्ट्रैंड्स हैं इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हम टर्नरी कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो इस एंड पर प्रेजेंट होगा 5 प्राइम एंड पर, वो होगा या तो ट्रिपल पी जी या फिर ट्रिपल पी ए। इन दोनों में से ही कोई एक न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगा इस एंड पर, 5 प्राइम एंड पर, यानी कि ट्रिपल पी सी या फिर ट्रिपल पी यू, क्योंकि आरएनए में यूरासिल होता है, थायमिन नहीं होता। तो ये 2 न्यूक्लियोटाइड्स इस एंड पर, 5 प्राइम एंड पर प्रेजेंट नहीं होंगे। या तो गुआनिन प्रेजेंट होगा या फिर एडेनिन प्रेजेंट होगा। तो ये स्टार्टिंग है, यहां से ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हो गई। इसके बाद ये पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन बबल आगे आगे मूव करता जाएगा और ये आरएनए पॉलीमरेज की सिंथेसिस भी आगे की तरफ मूव करती जाएगी। तो अब यहां देखिए, ये ट्रांसक्रिप्शन बबल जो पहले यहां था, ये थोड़ा सा आगे मूव कर गया है। ये जैसे ही आगे मूव किया, जो डीएनए यहाँ पर अटैच, जो आरएनए यहाँ पर अटैच था, मैंने ब्लू मार्कर से दिखा रखा है, वो आरएनए बाहर निकलना शुरू हो गया और ट्रांसक्रिप्शन बबल के अंदर ये आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ चलता जा रहा है और ये फर्दर आरएनए को सिंथेसाइज कर रहा है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन बबल ऐसे करके आगे आगे तक मूव करता जाएगा और इसके नीचे नीचे आरएनए सिंथेसाइज होता जाएगा। जब ये ट्रांसक्रिप्शन बबल यहां से यहां पहुंचेगा तो इतना लंबा आरएनए बाहर निकल जाएगा, बाकी जो पोर्शन है वो अंदर ट्रांसक्रिप्शन बबल के अंदर आरएनए पॉलीमरेज और दूसरे प्रोटीन्स के साथ, प्लस इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है या एंटीसेंस स्ट्रैंड है उसके साथ अटैच्ड रहेगा। तो इस तरीके से आगे फर्दर इलोंगेशन होती जाएगी। तो इस पूरे फेज को बोलते हैं हम इलोंगेशन फेज। इलोंगेशन फेज में आरएनए की सिंथेसिस इंक्रीज हो रही है, इलोंगेट हो रहा है आरएनए। यहां पर एक बात ध्यान रखने वाली है, ये तो मैंने आपको डीएनए सीधा सीधा ड्रॉ करके दिखा दिया, लेकिन डीएनए ऐसा होता नहीं है। आपको पता है डीएनए आपस में कॉइल्ड होता है, ठीक है। तो उसका डायग्राम दिखाता हूं मैं आपको। तो दोस्तों डीएनए कुछ ऐसा होता है, ये आपस में बाउंड होता है, दोनों ही स्ट्रैंड्स एक दूसरे के साथ हेलिकल कॉइल्स होते हैं। जैसे जैसे ये ट्रांसक्रिप्शन बबल पीछे से आगे की तरफ मूव करता है, वैसे वैसे ये स्ट्रेच को आगे आगे खोलता चलता है। हेलिकेज एंजाइम इसमें अटैच होता है, या आगे आगे इस एंजाइम को, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ओपन करता चलता है, जिसकी वजह से आगे की तरफ इस साइड पर पॉजिटिव सुपरकॉइल्स आ जाते हैं और पीछे की तरफ नेगेटिव सुपरकॉइल्स आ जाते हैं। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव सुपरकॉइल्स क्या होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। सपोज एक डीएनए है जिसके अंदर सपोज इतने टर्न आने थे
और अगर ये टर्न नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हो जाए इतने ही स्पैन में, सपोज ये टर्न ज्यादा हो जाए, स्पैन इतना ही है लेकिन नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हो गए, तो इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव सुपर कॉइल। और इतने ही स्पैन में अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम रह गए तो इसको बोलते हैं हम नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। तो जैसे जैसे ये ट्रांसक्रिप्शन बबल आगे की तरफ मूव करता है वैसे वैसे पीछे इसके ठीक बैक साइड पर नेगेटिव सुपर कॉइल्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं और आगे के डीएनए में पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग होती चली जाती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। डीएनए की जो कॉइलिंग है वो उतनी ही होनी चाहिए जितनी होती है, नॉर्मल रहना चाहिए वो। तो इस चीज को रिमूव करने के लिए दो एंजाइम्स आते हैं, पहला जिसे हम बोलते हैं गायरेज और दूसरा टोपोआइसोमरेज 1। ये गायरेज जो है ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को रिमूव करता है। कैसे रिमूव करेगा? बाय एडिंग नेगेटिव सुपर कॉइल्स। तो जब ये आगे की डीएनए में नेगेटिव सुपर कॉइल करेगा, ऑलरेडी एक्सेस कॉइलिंग थी तो वो नॉर्मल हो जाएगी। और टोपोआइसोमरेज 1 नेगेटिव सुपर कॉइल्स को कन्वर्ट करता है पॉजिटिव सुपर कॉइल्स में। यह कहना चाहिए कि नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को नॉर्मल की तरफ लेके जाता है। तो जब इसमें ज्यादा कॉइलिंग करवाएगा ये टोपोआइसोमरेज 1, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव सुपर कॉइल की जगह नॉर्मल कॉइलिंग इतने पोर्शन के डीएनए में हो जाएगी। तो ये दो एंजाइम आगे पीछे एक्ट करते रहते हैं। गायरेज एंजाइम पॉजिटिव सुपर कॉइल को रिमूव करता है और टोपोआइसोमरेज 1 नेगेटिव सुपर कॉइल्स को रिमूव करता है। तो दोस्तों इसके बाद आता है टर्मिनेशन। बात वही थी कि हमारा ये लंबा सा डीएनए था जिसके अंदर आरएनए की सिंथेसिस हो रही थी। अब सपोज ये टर्मिनेशन साइट पर पहुंच चुका है, आरएनए की सिंथेसिस इतनी होनी थी, तो उसके बाद ये रुकेगा कैसे? टर्मिनेशन कैसे होगी आरएनए सिंथेसिस की? दो तरह के मॉडल हैं, पहला रो डिपेंडेंट और दूसरा रो इंडिपेंडेंट। तो पहले रो डिपेंडेंट की बात करते हैं। रो डिपेंडेंट में एक खास तरह का प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं रो प्रोटीन। मान लेते हैं ये रो प्रोटीन है और ये प्रोटीन नीचे से चलना शुरू करता है, पूरा आरएनए क्रॉस ट्रेवल करके जाएगा, पूरा ऊपर तक जाएगा, एंड तक जाएगा और एंड पे आने के बाद ये इस डीएनए से आरएनए को डिटैच करवा देगा। जब ये डिटैच करवा देगा तो ऑब्वियसली आपका आरएनए स्ट्रैंड अलग हो गया। ये पूरी जो मशीनरी होती है, जो ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी होती है, उसको डिसमेंटल कर देगा, नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड नहीं होने देगा, आरएनए पॉलीमरेज को वहां से हटा देगा, आरएनए जो डबल बाउंड था इससे डीएनए के साथ डबल स्ट्रैंडेड में बाउंड था उसको भी हटा देगा। तो ये जब सब कुछ अलग अलग हट जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगी? फिर ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगी। तो ये आपका आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बन गया और जो डीएनए था वो वापस से अपनी कॉइलिंग कर लेगा। जो ये ओपन बबल टाइप स्ट्रक्चर था ये वापस से अपनी कॉइलिंग कर लेगा। तो ये जो मॉडल है रो मॉडल, ये एटीपी डिपेंडेंट मॉडल है। एटीपी डिपेंडेंट, क्योंकि रो प्रोटीन को अपना काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ऑब्वियसली रो प्रोटीन यहां तक चल के भी आएगा, फिर इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे उन बॉन्ड्स को तोड़ेगा भी, उनको तोड़ने के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो दिस एंटायर मॉडल इज एटीपी डिपेंडेंट, ठीक है, या फिर एनर्जी डिपेंडेंट भी कह सकते हैं, एनर्जी लगती है इसके अंदर। तो ये है रो मॉडल, रो डिपेंडेंट मॉडल। दूसरा आता है रो इंडिपेंडेंट मॉडल। रो इंडिपेंडेंट मॉडल में क्या होता है? एक हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इस तरह का हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इस हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। इसके अंदर जीसी कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। जितने भी यहाँ पे जीसी रेसिड्यूज होंगे, ज्यादातर जीसी रेसिड्यूज होंगे। और ये जो टेल दिख रही है आपको, इस लूप के आगे की जो टेल है, इसके अंदर यूरासिल कंटेंट ज्यादा होता है। अब इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट ये है कि गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि एडेनिन और यूरासिल के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ऐसा यूरासिल कह सकते हैं या थाइमिन कह सकते हैं। आरएनए के केस में यूरासिल होगा, डीएनए के केस में थाइमिन होगा। तो यहां पर जो यूरासिल मॉलिक्यूल्स हैं, इनका
डीएनए के एडेनिन मॉलिक्यूल्स के साथ या न्यूक्लियोटाइड्स के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, जबकि जो हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर है इसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, तो ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसके आगे का जो आरएनए मॉलिक्यूल है ये इससे अलग हट जाता है। वो कैसे हट जाता है उसके लिए भी अभी रिसर्च चल रही है, लेकिन इसके आगे का जो आरएनए मॉलिक्यूल है उसके अंदर यूरासिल रेसिड्यूज हैं, और दीज यूरासिल रेसिड्यूज आर वीकली बाउंड टू द एडेनिन रेसिड्यूज। ये सेपरेट हो जाते हैं और पूरा का पूरा आरएनए ट्रांसक्रिप्ट हमको अलग का अलग मिल जाता है। तो जब ये ट्रांसक्रिप्ट हमें मिल गया तो उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस खत्म हो गई। तो दिस इज द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। दो मैकेनिज्म है, रो डिपेंडेंट, रो इंडिपेंडेंट। तो दोस्तों इसके बाद बात करेंगे यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स के केस में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है? हालांकि मैकेनिज्म तो वही है, पहले इनिशिएशन, फिर इलोंगेशन, फिर टर्मिनेशन, लेकिन ऑब्वियसली जब बात यूकैरियोट्स की करेंगे तो इसके अंदर ज्यादा प्रोटीन्स यूज होंगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, और तो कुछ नहीं है। तो यहां पर आपको याद रखना है आरएनए पॉलीमरेज के टाइप्स। आरएनए पॉलीमरेज 3 तरह के होते हैं स्पेसिफिकली, 1, 2 एंड 3। और हर आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉल 2, आरएनए पॉल 3 कौन से आरएनए को सिंथेसाइज करता है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसको याद करने का एक बहुत सिंपल सा फंडा है, RMT 1 2 3। मैं तो ऐसे ही याद रखता हूं, RRNA, mRNA और tRNA, RMT 1 2 3। ये तीनों आरएनए पॉलीमरेज अपने अपने आरएनएस को सिंथेसाइज करते हैं। लेकिन CSIR नेट में कभी भी यहां से क्वेश्चन नहीं आता। CSIR नेट में क्वेश्चन आता है कि इसके अलावा ये और कौन से आरएनएस को सिंथेसाइज करते हैं। तो 5.8S आरएनए या फिर 18S आरएनए, तो इस तरह के आरएनएस को सिंथेसाइज करते हैं। यहां पर टेबल आपके सामने है। आरएनए पॉलीमरेज 1 5.8S, 18S और 28S आरएनए को सिंथेसाइज करता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 mRNA को, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए को या फिर लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट्स को सिंथेसाइज करता है। इसके साथ साथ माइक्रो आरएनए को भी आरएनए पॉलीमरेज 2 ही सिंथेसाइज करता है। फिर आरएनए पॉलीमरेज 3 के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? एक तो टीआरएनए हो ही गया, इसके अलावा 5S आरआरएनए, फिर U6SN आरएनए। ये स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स में काम आता है U6। अगर आपने स्प्लाइसियोसोम स्प्लाइसिंग, आरएनए स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म पढ़ा है, नहीं तो आगे पढ़ेंगे। फिर H1 आरएनए, ये राइबोन्यूक्लियेज प्रोटीन का एक कंपोनेंट है। इसके अलावा MRP आरएनए, ये माइटोकॉन्ड्रियल राइबोन्यूक्लियस प्रोटीन का आरएनए है। या फिर साइन, स्मॉल इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट्स। इन सभी आरएनए को आरएनए पॉलीमरेज 3 सिंथेसाइज करता है। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं प्रोमोटर्स की। आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3 के लिए अलग अलग प्रोमोटर्स हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 के लिए अगर ये डीएनए एलिमेंट है और ये इसकी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है +1, तो इसका प्रोमोटर -45 से +20 के बीच में रहेगा। मतलब इतना लंबा स्पैन प्रोमोटर का ही है कि -45 से +20 कोर प्रोमोटर है, और उसके ठीक पीछे -180 से -100 अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट, जिसको UCE से दिखा रखा है, ये अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट है। तो ये दो ही होते हैं, अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट और कोर प्रोमोटर, जिनको रिकॉग्नाइज करके आरएनए पॉलीमरेज 1 आरआरएनए या फिर कोई और आरएनए सिंथेसाइज करता है। उसके बाद बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज 3 के प्रोमोटर की। आरएनए पॉलीमरेज 2 के प्रोमोटर की बात करेंगे उसके बाद। पहले 3 के प्रोमोटर्स देख लेते हैं। 3 तरह के प्रोमोटर होते हैं इसके, टाइप 1 प्रोमोटर, टाइप 2 और टाइप 3 प्रोमोटर। टाइप 1 की बात करते हैं तो बॉक्स ए और बॉक्स सी, देयर आर 2 प्रोमोटर्स। बॉक्स ए +50 से +70 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर लोकेटेड है, और बॉक्स सी +80 से +90 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर लोकेटेड है। तो ये इंटरनल प्रोमोटर्स हुए। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट पहले शुरू हो गई और प्रोमोटर की साइट बाद में सामने आई। ऐसे ही टाइप 2 प्रोमोटर इंटरनल है। इसके अंदर फिर से 2 बॉक्स हैं, बॉक्स ए और बॉक्स बी। बॉक्स ए +10 से +30 सीक्वेंस पर लोकेटेड है, और बॉक्स बी +50 से +70 सीक्वेंस पर लोकेटेड है। जबकि
टाइप 3 प्रमोटर जो है इंटरनल प्रमोटर नहीं है। यहाँ पर 3 साइट्स हैं, तो यहाँ देखिए ध्यान से, ये पहली साइट है -30 साइट, इसका सीक्वेंस, इसको हम बोल देते हैं टाटा बॉक्स। अगर आपको याद हो, अभी 10 मिनट पहले हमने देखा था प्रिबनॉव बॉक्स, और प्रिबनॉव बॉक्स का सीक्वेंस भी TATAAT था। मगर ये बॉक्स प्रोकैरियोट्स के केस में होता है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। प्रिबनॉव बॉक्स इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स corresponds to टाटा बॉक्स इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। तो इसका भी सीक्वेंस टाटा ही है, इसका सीक्वेंस भी टाटा ही है। तो यहाँ पर -30 साइट टाटा बॉक्स, -60 सीक्वेंस होता है जिसको प्रॉक्सिमल कंट्रोल एलिमेंट बोल देते हैं, या फिर PCE, प्रॉक्सिमल कंट्रोल एलिमेंट। इसके बाद और काफी पीछे -240 साइट पर एक और साइट होती है जिसको बोलते हैं डिजिटल कंट्रोल एलिमेंट, या फिर DCE। तो 3 सीक्वेंस हो गए इसके अंदर टाइप 3 में, टाटा बॉक्स, प्रॉक्सिमल कंट्रोल एलिमेंट और डिजिटल कंट्रोल एलिमेंट। इसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस -30 साइट पर, इसका सीक्वेंस -60 साइट पर, और इसका सीक्वेंस -240 साइट पर। यह बात थी RNA पॉलीमरेज 3 के प्रमोटर्स की। अब बात करते हैं RNA पॉलीमरेज 2 के प्रमोटर्स की। तो RNA पॉलीमरेज 2 के अंदर आप ध्यान से देखो, एक इनिशिएटर सीक्वेंस है जिसको INR से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इनिशिएटर सीक्वेंस ये एग्जैक्टली +1 साइट पर ही प्रेजेंट है, यानी कि जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है बिल्कुल वहीं पर इनिशिएटर सीक्वेंस प्रेजेंट है। इससे ठीक पीछे -30 साइट पर टाटा बॉक्स प्रेजेंट है। ये टाटा बॉक्स वही वाला टाटा बॉक्स है जो हमने RNA पॉलीमरेज 3 के प्रमोटर पे देखा था। और बहुत पीछे 2 सिस एक्टिंग सीक्वेंस हैं। एक है कैट बॉक्स जिसका सीक्वेंस है CCAAT, और उससे और पीछे माइनस की तरफ एक और सीक्वेंस है जिसको GC बॉक्स बोलते हैं। इसका सीक्वेंस होता है GGG। तो ये 2 बॉक्स हैं जिनको सिस एक्टिंग एलिमेंट्स कहते हैं, रेगुलेटरी सीक्वेंसेस हैं ये। इनका भी मेजर रोल होता है प्रमोटर और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट को रिकॉग्नाइज करने में। तो ये बात थी RNA पॉलीमरेज 2 के प्रमोटर्स की। अब देखते हैं कि RNA पॉलीमरेज 2 की हेल्प से ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन होती कैसे है। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन होने के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स या प्रोटीन फैक्टर्स होते हैं जिनको हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी बोलते हैं। और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं, वो स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं जो RNA पॉलीमरेज 2 के साथ असिस्ट करते हैं DNA से फर्दर RNA बनाने के लिए। इनको याद रखने के लिए TF ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 एक सीक्वेंस आपको याद रखना होगा। इनको हमेशा इसी सीक्वेंस में याद कीजिए, TF2D। आप कहेंगे ये सीक्वेंस तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा है, इसको याद कैसे करें? तो याद करने का भी एक तरीका है, आप सिंपल ABCD जो कि आपको आती ही होगी उसको लिख लीजिए यहां तक। इसमें से ये 2 रब कर दीजिए क्योंकि इनका कोई काम नहीं है, और एक एरो बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए डायग्राम कैसा बना, कुछ डायग्राम ऐसा बन गया। ये इस सीक्वेंस में क्यों याद करने हैं? क्योंकि इसी सीक्वेंस में ये सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स RNA पॉलीमरेज, या कहना चाहिए कि वो स्टार्ट साइट जहां पर ट्रांसक्रिप्शन शुरू होती है, वहां पर ये सारे के सारे फैक्टर्स इसी सीक्वेंस में आकर के अटैच होते हैं। तो जब तक ये सीक्वेंस आप ठीक से याद नहीं रखोगे तो एग्जाम में गलती हो सकती है। तो सवाल ये आता है कि इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का रोल क्या है, करते क्या हैं ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। TF2D जो बना हुआ है वो 2 चीजों से बना हुआ है। एक है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा टाटा, वही वाला टाटा सीक्वेंस जो अभी अभी हमने देखा था। उस सीक्वेंस पर एक कोई प्रोटीन होगी जो बाइंड करेगी, तो उसको बोल दिया टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। और टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर्स, यानी कि वो फैक्टर्स जो इस टाटा बाइंडिंग प्रोटीन को एसोसिएट करेंगे। तो एक तो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन और वो वाले फैक्टर जो इस प्रोटीन को एसोसिएट करेंगे, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं TF2D, पहला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर TF2D। ऐसे ही TF2A इन टाटा बाइंडिंग प्रोटीन्स और टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर्स की बाइंडिंग को और स्ट्रॉन्ग करता है।
या कहना चाहिए कि स्टेबल करता है। इस बाइंडिंग की स्टेबलाइजेशन के लिए इसके बाद TF2D के बाद एंटर करता है TF2A। TF2B जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो एक इंटरमीडिएट की तरह एक्ट करता है आरएनए पॉलीमरेज 2 की रिक्रूटमेंट के लिए। ध्यान कीजिए, TF2B कभी भी आरएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट नहीं करता, वो जस्ट एक इंटरमीडिएट की तरह एक्ट करता है। फिर TF2F वो स्पेसिफिक फैक्टर है जो आरएनए पॉलीमरेज 2 की रिक्रूटमेंट करवाता है या उसको पकड़ के रखता है। इसके बाद TF2E ये इंटरमीडिएट की तरह एक्ट करता है जो नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है TF2H की रिक्रूटमेंट के लिए, इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट। और TF2H नाम से ही क्लियर है, ये हेलिकेज की तरह काम करता है। हेलिकेज का होना बहुत जरूरी है फ्रंट एंड पर। अगर फ्रंट एंड पर हेलिकेज नहीं होगा तो जो डीएनए वाउंड है, कॉइल्ड है, उसकी ओपनिंग नहीं होगी, और जब तक वो डीएनए ओपन नहीं होगा तब तक ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो वाउंड डीएनए को अनवाउंड करने के लिए हेलिकेज एंजाइम या कहना चाहिए TF2H प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप देखते रहिए और सीखते रहिए एडंकल.com पर।